नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपकी सेहत से जुड़ी अहम मालूमात हासिल करते हैं और सिंपल और समझने वाले लैंग्वेज में आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नाजुक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, फ्रॉम फीडिंग टू क्राइंग व्हेन न्यूबॉर्न साइंस नीड मेडिकल अटेंशन के ताल्लुक से। न्यूबॉर्न बेबीज़ बोल नहीं सकते, वो सिर्फ रोकर या दूध पीने के तरीके से या अपनी बॉडी मूवमेंट से हमें सिग्नल्स देते हैं। लेकिन कैसे पता चले कि ये नॉर्मल न्यूबॉर्न बिहेवियर है या फिर किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है इन्हें? कब फीडिंग कम हो जाए तो टेंशन लेनी चाहिए? हर रोना नॉर्मल होता है या कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है? फीवर, वॉमिटिंग या अनयूजुअल स्लीपीनेस, इन साइंस को इग्नोर करना कितना ख़तरनाक हो सकता है? आज के एपिसोड में हम इन तमाम सवालों के सिंपल और क्लियर जवाब देंगे ताकि हर माँ बाप, हर पेरेंट्स अपने न्यूबॉर्न की हेल्थ को बेहतर तरीके से समझ सकें और वक्त पर सही फैसला कर सकें। इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुश कुम्भवार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? फाइन, आई एम गुड। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए सबसे पहले फीडिंग कितने टाइम पे देना चाहिए एंड क्यों फीडिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? Yeah, so good afternoon everyone. My name is Dr. Ankush. I am a consultant and pediatric consultant and neonatologist at Ankura Attapur. Yes, so feeding wise जब देखते हैं तो feeding जैसे क्वेश्चन पूछे कि फीडिंग कंपलसरी देना है, कितने टाइम में देना है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे बच्चों में फीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर एनर्जी एज वेल एज़ फॉर देयर ग्लूकोज मेंटेनेंस के लिए। सो न्यू रिकमेंडेशंस है कि ऐसा 2 आवर्स में फीडिंग नहीं देने से अच्छा तो जब भी बेबी मांगता है, जब भी बेबी आस्क करते हैं, जब फीडिंग कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम फीड्स जैसे रोते रहते हैं बच्चे तो फीड करो, जब नॉर्मली रहते हैं फीड नहीं करना है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जब भी एवरी क्राई इज़ नॉट एन ए हंगर क्राई बोलते हैं, सो देर मे बी अदर रीजन्स ऑल्सो फॉर वाई बेबी इज़ क्राइंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द फीडिंग शुड बी, जैसे फीडिंग रो रहे हैं बेबी, फीड कर सकते हैं, बट आस्क बेबी का मांग कैसा है वैसा फीड कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पे कई बार हम ये देखते हैं कि बेबीज़ मना कर देते हैं जब मदर्स ट्राई करते हैं उन्हें फीड करने के लिए। तो क्या ये नॉर्मल साइन कंसिडर किया जाता है या किसी मेडिकल प्रॉब्लम का ये साइन होता है? उस बारे में हमें कुछ बताइए आप। या फीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे बेबीज मना करने के रीजंस बहुत रहते हैं। सही लाइक लोकल इश्यूज, लाइक मदर को ब्रेस्ट में इश्यूज रहते हैं या निपल इश्यूज रहते हैं, जैसे सक करने में प्रॉब्लम होता है उनको, जैसे लैच करने में प्रॉब्लम होता है। तो व्हाट इज़ द कॉज पर क्यों नहीं ले रहे हैं फीड, वो देखना है। जैसे मदर का इश्यूज रह सकते हैं, बेबी का इश्यू रह सकता है। मदर का इशू जैसे ब्रेस्ट में इश्यूज, निपल इश्यूज रहना है, निपल पकड़ नहीं पाते हैं सही से, लैच नहीं कर पाते हैं, एक चीज़ है। तो बेबी के उसमें अगर अपन देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी के माउथ में इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ टंग टाई है, ये सब सर्जिकल इश्यूज कुछ है, और बेबी को इन्फेक्शंस रहने से फीवर आ रहा है तो फीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई क्या हो रहा है, बेबी में प्रॉब्लम है या मदर में प्रॉब्लम है। ये इशू सॉल्व करे तो अपने को बेबी का फीडिंग प्रॉपर दे सकते हैं। जी, अब जब मदर्स ये करते हैं कि फ़ीड करने के बाद में बर्पिंग पोजीशन जब लेते हैं तो अचानक से बेबी वॉमिट कर देता है। तो क्या ये वॉमिट नॉर्मल है या नहीं? Yeah, so vomitings also, there are different types of vomitings, like the causes could be जैसे feeding करने के बाद immediately vomiting कर रहे हैं, that could be reflex and that could be other issues also. So time period gap कितना है, जैसे feed करने के बाद immediately vomiting कर रहे हैं या normally जैसे feed देने के बाद 1-2 घंटे के बाद निकाल दे रहे हैं, और क्वांटिटी कितना है, अगर पूरा जो भी दूध है वो पूरा निकाल दे रहे हैं या थोड़ा थोड़ा, जैसे स्पिटअप्स बोलते हैं, मिनिमल अमाउंट ऑफ मिल्क जैसे बाहर आ रहा है
वो देखना है। सो बर्पिंग देना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, जैसे बर्पिंग देने से वॉमिटिंग्स कम होते हैं। एंड वॉमिटिंग्स कैसा अवॉइड करना है कि फीडिंग देने के बाद जैसे बर्पिंग करना है, एंड बेबी का पोजीशनिंग थोड़ा हेड एलिवेशन पोजीशन बोलते हैं, पिलो लगा के 30 डिग्रीज पोजीशन में भी रख सकते हैं। सो ये सब चीज़ करने से थोड़ा वॉमिटिंग के इश्यूज जो है वो कम कर सकते हैं। जो फोर्सफुल वॉमिट्स होती है, जहाँ पे बेबी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है वॉमिट करने के लिए, ये यूजुअली कौन से प्रॉब्लम का साइन हो सकता है जो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए? या फोर्सफुल वॉमिटिंग जैसे क्वांटिटी ज़्यादा आ रहा है, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं। तो समटाइम्स से सर्जिकल इश्यूज भी रहते हैं, जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। सो व्हेन टू रीच द डॉक्टर इज़ लाइक इफ पेशेंट बेबी जो भी है वो वेट गेन नहीं हो रहे हैं, या वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहे हैं, या फीडिंग करने के बाद इमीडिएटली निकाल दे रहे हैं, वो वॉल्यूम ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो सोनोग्राफी करना पड़ सकता है। तो फर्दर एवेल्युएशन बोलते हैं, वो पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा या दूसरा इश्यूज होगा, वो अपने को स्कैन्स करने के बाद ही पता चलेगा। अब बेबी को जब फीड करते हैं तो मदर को कैसे पता होना चाहिए कि बेबी इस एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फुल है? बिकॉज Yes. कई बार बेबी कुछ इशारा भी नहीं देता है कि Yes. वो फुल हो गया, बस निपल छोड़ देता है, या तो कोई अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता। Yes. तो इस बारे में कुछ आप बताइए। सो कभी भी जब फीड करते हैं मदर, ऑलवेज यू हैव टू सी दैट इज बेबी इज़ टेकिंग द फीड वेल। कभी भी फीड करना शुरू कर रहे हैं, मदर ले पा रहे, बेबी ले पा रहे या नहीं है, देखना है। सो सपोज़ इफ़ यू वांट टू नो, जैसे आपको पता करना है कि फीड प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं है, तो आप मिनिमम एक 15-20 मिनट्स फीड दे के देखना है। अगर फीड कंटिन्यूसली ले पा रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, दैट इज़ गुड। द नॉर्मल फीडिंग टाइम विल बी गुड फीडिंग टाइम किसके कहते हैं कि 20 मिनट अगर बेबी अच्छे से ले रहे हैं और जैसे कंटिन्यूस फीड कर पा रहे हैं, दैट इज़ द एडिक्वेट फीडिंग फॉर द बेबी। अगर फीड देने के बाद भी रो रहे हैं तो समटाइम्स इट में भी बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनएडिक्वेट फीडिंग हो सकता है, या अदर रीजंस ऑफ एक्सेसिव क्राई भी हो सकता है। क्या कम फीडिंग डिहाइड्रेशन का एक साइन होता है बेबीज़ में या नहीं? यस, जैसे फीड कम लेने से डिहाइड्रेशन होते हैं, सो प्रॉपर फीडिंग करना इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे समर सीजन्स अभी आते हैं तो प्रॉपर फीडिंग नहीं कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर बेबीज क्राइंग, इससे डिहाइड्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी। अब अगर हम 2 टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ ले लें, जहाँ पे एक बेबी को ब्रेस्ट फेड करते हैं मदर्स एंड एक बेबी को फॉर्मूला फेड, Yes. तो दोनों में जो फीडिंग पैटर्न है अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या डिफरेंस है दोनों में, उस बारे में हमें कुछ आप बताइए। या सो फीडिंग ऑलवेज कभी भी अपन करना चाह रहे हैं तो ओनली ब्रेस्ट मिल्क शुड बी गिवन। सो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, वो अपन बॉर्न हुए जब से इमीडिएटली आफ्टर बॉर्न हाफ एन आवर से लेके 6 महीने तक जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं करना है, उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बोलते हैं। अगर आपको दूसरे इश्यूज है, मदर को मिल्क इनएडिक्वेट है या मदर मिल्क अच्छे से नहीं आ रहा है, ये सब इश्यूज है, जब भी आपको फार्मूला फीड्स देना है। सो व्हेन वी ऑल सेज दैट 99.9% मदर मिल्क ही देना है, फार्मूला मिल्क अवॉइड करना है। जी। अब कई बार ये होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरी करते हैं यहाँ पे कि बच्चा जब रो रहा है कंटिन्यूसली, तो रोने की वजह तो समझ नहीं आती, बट ये डर होता है कि क्या बच्चा हमारा रो रहा है, ये नॉर्मल साइन है या नहीं, या कुछ अब नॉर्मल है जो हम बच्चों में नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो कितना रोना बच्चों का नॉर्मल कंसिडर होता है एंड कब बच्चों का रोना जो है अब नॉर्मल होता है, Yes. उस बारे में हमें कुछ बताइए आप। सो एक्सेसिव क्राई जो बोलते हैं एंड नॉर्मल क्राई ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा अपन देख सकते हैं कि एक्सेसिव क्राई क्यों हो रहे हैं। सो एक्सेसिव क्राई के रीजंस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। एक फीडिंग प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भी एक्सेसिव क्राई रहता है, फीड कम हो रहा है तो जब भी आपको एक्सेसिव क्राई रहता है बेबी। बट नॉर्मली फीडिंग प्रॉपर करे तो जो एक्सेसिव क्राई है वो कम होगा। एंड द अदर रीजंस फॉर एक्सेसिव क्राई विल बी ऑल्सो लाइक पेट में दर्द रहना, नॉर्मली वॉमिटिंग्स रहना है, जैसे अभी पहले डिस्कस किए थे, रिफ्लेक्स रहता है,
सो जो भी मिल्क थोड़ा थोड़ा बाहर करते हैं उससे भी एक्सेसिव क्राई रहते हैं। सो कंसोलेबल क्राई बोलते हैं, जैसे क्राई को अपन कंसोल कर रहे हैं, सो दैट इज़ ओके, बट अनकंसोलेबल एक्सेसिव क्राई है तो मेडिकल अटेंशन का ज़रूरत रह सकता है। जी। और एक चीज़, पेरेंट्स को जब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं जो, उन्हें पता नहीं होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी आता है तो कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स उन्हें आजमाना चाहिए सो दैट बेबी के लिए हेल्दी साबित हो। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस कौन से पेरेंट्स को नोटिस में रखना चाहिए, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, कि न्यूबॉर्न बेबी को 1 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक उन्हें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए एक बेबी में? या सो द न्यू पेरेंट्स विल बी वेरी अप्रहेंसिव, उनको थोड़े छोटे चीज़ भी उनको थोड़ा मुश्किल से हैंडल करते हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। जैसे जब भी बेबी फीड नहीं कर रहे, एक चीज़ है कि फीडिंग प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या डल एक्टिविटी है, या आग गर्म है, फीवर के वैसा दिख रहा है, एंड लूज स्टूल ज़्यादा कर रहे हैं, मोशन ज़्यादा कर रहे हैं, वॉमिटिंग्स ज़्यादा कर रहे हैं, डल है बेबी, फीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेसिव क्राई जो है अनकंसोलेबल क्राई है, और बेबी का कलर चेंज हो रहे हैं क्राई करते वक्त, एंड ऑक्सीजन का ज़रूरत रहता है जब भी ब्लू हो जाते हैं बेबी, ये सब इश्यूज़ जो है वो आपको देखना है। बट नॉर्मली घर में क्या देखना है कि फीडिंग प्रॉपर कर रहे हैं, या एक्सेसिव क्राई जो भी अनकंसोलेबल क्राई है वो कंसोल कर सक रहे हैं, या और दूसरा चीज़ है कि प्रॉपर फीड करके बेबी सो रहे हैं, या दूसरा इस कंटिन्यूस इरिटेबिलिटी है, ये सब जो चीज़ रहते हैं वो आपको मेडिकल अटेंशन ज़रूरत रह सकता है। अब कई बार बच्चे लगातार सोते रहते हैं, जैसे 3 घंटे नॉर्मली सोते हैं बच्चे। Yes. या कई बार हम ऐसे देखते हैं कि न्यूबॉर्न स्पेशली 3 मंथ्स के जो एज के होते हैं 10 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। क्या ज़्यादा सोना भी एक वार्निंग साइन हो सकता है एक बच्चे में, या ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है? सो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जब भी मदर्स ओपी में बच्चों को लेके आते हैं कि हमारा बच्चा सोता ही रहता है, सो कंटिन्यूसली सो रहा है, फीड नहीं ले रहा है, जब भी फीड लेते हैं तो सोते रहते हैं। सो ये इसका बेटर आंसर ये है कि जैसे बेबी जब भी बॉर्न होने के बाद, जैसे नियोनेटल पीरियड बोलते हैं, उनको नींद का ज़रूरत डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहता है, एंड उनका स्लीप साइकिल्स जो बोलते हैं, स्लीप साइकिल चेंजेस रहते हैं, वो स्लीप साइकिल चेंजेस से पैरेलली अपन फीडिंग प्रैक्टिसेस भी करना है। सो कितना आवर्स बेबी सोना है, सो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। सो एवरी फीड के बाद भी सो जा रहे हैं, फीड करते वक्त सो जा रहे हैं, या सोने के टाइम फीड करने के पहले भी सो जाते हैं, फीड करने के लिए उठाए तो भी सो के रहते हैं। सो नॉर्मली बेबीज़ कितना टाइम सोना है ऐसा स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, सो इट डिपेंड्स ऑन द हाउ द बेबी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर फीडिंग टाइमिंग एंड स्लीप टाइम। सो एक बेबी 8 घंटे ही सोना है, एक बेबी 10 घंटे सोना है, ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं रहेगा नियोनेट्स में। अब अगर हम यहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न की बात करें तो बेबी में कौन से ब्रीथिंग पैटर्न्स नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं, एंड कौन से ब्रीथिंग पैटर्न्स सबसे डेंजरस एंड यहाँ पे क्विक रिएक्शन की मांग करते हैं, उस बारे में हमें बताइए। सो ब्रीथिंग इश्यूज नियोनेट्स या जो भी 28 दिन के बच्चे रहते हैं उनको जो नियोनेट्स कहते हैं, और जो 6 महीने तक है या 1 ईयर जो भी है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ब्रीथिंग इश्यूज वेरी कॉमनली दिखता है, एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एट, बोल नहीं सकते, तो अपने कोई वी हैव टू फाइंड आउट द साइंस। सो जब भी बेबी का ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, नॉर्मली ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जा रहा है, नॉर्मल ब्रीथिंग से लेके नॉर्मल अभी कंटिन्यूस ब्रीथ जो भी करते हैं वो डिपेंड्स ऑन द एज ग्रुप डिवाइड करते हैं। सो नॉर्मली सपोज अभी 1 मंथ के एज है, 1 मंथ के अंडर एज जो भी बच्चे रहते हैं वो लेस देन 60 रेस्पिरेटरी रेट्स बोलते हैं, उसके अंदर जब भी रहते हैं दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर 60 के ऊपर जा रहा है उनका रेस्पिरेशन रेट, जो भी सांस का रेस्पिरेशन रेट है वो 1 मिनट में जो 60 के बाहर जा रहा है, जो दैट इज़ कॉल्ड दैट कंसिडर्ड एज अब नॉर्मल, वो अब नॉर्मल चीज़ है। तो और ब्रीथ में उनको जैसे ब्रीथिंग जब भी लेते हैं तो उनका कलर भी चेंज होते रहता है, तो वो भी आपको चेक कर रहे हैं कि ये नॉर्मल ब्रीथिंग है या अब नॉर्मल ब्रीथिंग में अपने को समझ में आएगा। सो जब भी आपको लगता है बेबी फीड नहीं ले रहे हैं और सांस बढ़ के ले रहे हैं,
और बुखार के साथ सांस भी बढ़ता है, तो ये सब साइंस आपको देखना है। एंड जब भी सांस बढ़ने के बाद फीड नहीं कर रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड रहेगा। जी, यहाँ पे मेन मुद्दा और एक उठता है जब बात न्यूबॉर्न बेबीज़ की होती है कि टेम्परेचर, जो बुखार आपने भी अभी जिक्र किया है कि बुखार में अगर ब्रीथ ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत एक्सेसिव ले रहे हैं, तो कंसर्निंग बात है। अब अगर हम टेम्परेचर की स्पेसिफिक बात करें तो बेबीज़ में कौन सा टेम्परेचर पर डेंजरस साबित होता है एंड बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाता है वहाँ पे, उस बारे में हमें कुछ बताइए आप। बेबीज़ में टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं 99 डिग्रीज़ के अंदर, जो भी 98.6 डिग्रीज़ के अंदर रहते हैं, सो घर में आपको चेक करना रहेगा। नॉर्मल थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर जो है आप चेक करना है, वो थर्मामीटर से चेक करें जब आपका बेबी का टेम्परेचर 98.6 है वो नॉर्मल है, 99 एबो है वो अब नॉर्मल है। सो एनी टेम्परेचर मोर देन 99 शुड बी कंसिडर्ड एज फीवर। सो वो फीवर टेम्परेचर को भी अपने को ट्रीटमेंट करना इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़े बच्चों में जैसे नियोनेट्स नहीं है, बट 6 महीने के बाहर जो बच्चे हैं, बुखार से झटके भी आने के चांसेस रहते हैं। सो बुखार कम करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हाई ग्रेड फीवर्स है तो उसके लिए अपने को जांच करना पड़ेगा, या फीवर कंटिन्यूसली रह रहा है उसके लिए भी अपने को जांच करना है। पैरासीटामोल देने के बाद भी फीवर कंटिन्यूसली रहते हैं तो जांच करना इम्पॉर्टेंट है। फीवर क्यों आ रहा है, तो उसके रीजंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे बेबी में इन्फेक्शन है या बेबी डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, दूध अच्छे से नहीं ले रहे तो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, उससे भी बुखार आना शुरू होता है। सो कॉज क्या है वो देखना भी इम्पॉर्टेंट है। बट जैसे आप घर में टेम्परेचर चेक करके अगर फीवर पैरासीटामोल देने के बाद भी फीवर कम नहीं हो रहा है, उसके लिए जांच करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। जी, अब यहाँ पे अगर बच्चे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कई बार प्रीटर्म बेबी स्पेशली उनमें ही ये नज़र आता है कि उनकी स्किन नीली या पीली पड़ जाती है। ज़्यादातर पेरेंट्स भी इस चीज़ को कंसर्निंग मानते हैं कि जब उनके बच्चे की स्किन नीली या पीली पड़ जाए तो समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की जगह क्या ऐसे स्टेप्स पेरेंट्स को लेना चाहिए सो दैट उनको कॉज भी पता चले कि उनके बेबी की स्किन नीली या पीली क्यों पड़ रही है, एंड डॉक्टर के पास लेकर जाने में कितनी जल्दी उन्हें करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो स्किन साइंस लाइक जैसे स्किन बहुत थिन रहता है एंड वेरी सेंसिटिव स्किन रहता है नियोनेट्स में, एंड प्री मैच्योरिटी बेबीज़ में तो और स्किन सेंसिटिव स्किन रहते हैं। एंड जैसे नीला या पीला पड़ना, नॉर्मली नीला इज़ ब्लू एंड पीला इज़ येलो, राइट। सो नीला पड़ना की कारण क्या होते हैं कि मोस्ट कॉमन रीज़न होता है बच्चे ठंड पड़ जाते हैं। सो उनको वार्म रखना पड़ेगा, टेम्परेचर्स मेंटेन करना है बच्चों के। जैसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है 98.6 डिग्री जो बात की है, अगर एसी का वेंट के आगे नहीं लगाना है, जैसे नॉर्मल चीज़ जो भी रहते हैं स्वेडल करना है, वार्म रखना है बेबी को, जो उससे अपन जो बच्चा का नीला पड़ना है वो कम कर सकते हैं। एंड जो येलोइश डिस्कलरेशन का बात चल रहा है तो उसके लिए तो अपन नॉर्मली जॉन्डिस के चांसेस रहते हैं। बच्चों में जॉन्डिस वेरी कॉमनली रहता है, बट वो वैल्यूज़ कैसे है उसका एज के हिसाब से वैल्यू कितना है वो वैल्यू देख के ही अपने को बेबी को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बट घर में क्या करना है, ये नीला पड़ना या पीला पड़ना आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है बच्चों को। बट आपके तरफ से क्या करना है कि बेबी को वार्म रखना एक चीज़ है जिससे आप बेबी का जो नीला पड़ना है वो कम कर सकते हैं। द अदर कॉसेस मतलब दूसरा रीज़न नीला पड़ने के कॉसेस रहते हैं, दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए तो अपने को दूसरे हायर टेस्ट करने पड़ते हैं। एंड जॉन्डिस का कम कैसा करना है, फीडिंग प्रॉपर करना पड़ेगा बेबी को। एंड अगर बेबी और मदर का ब्लड ग्रुप में कुछ इश्यूज है उसके कारण भी आपको बेबी का जॉन्डिस बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं। जी,
अब बेबी के बारे में जब बात आती है तो पेरेंट्स पैनिक भी होते हैं एंड उतना ही डॉक्टर के पास ले जाने से पहले घर के जो रेमेडीज़ होते हैं, जैसे कई बार हम ये देखते हैं ओल्ड पेरेंटिंग के तरीके कि अगर बेबी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा हनी चखाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे होम रेमेडीज़ है जो पेरेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग देम टू डॉक्टर। तो कौन से ऐसे होम रेमेडीज़ कितने सेफ़ माने जाते हैं बेबी के लिए, एंड जो डॉक्टर के पास नहीं लाने का जो निग्लेक्शन या इग्नोरेंस या हो सकता है आउट ऑफ पैनिक वो रीज़न हो, बट ये कितना सेफ़ माना जाता है एंड कितना अनसेफ माना जाता है, उस बारे में कुछ आप बताइए। सो होम रेमेडीज़ का जो भी बात कर रहे हैं अभी अपन, होम रेमेडीज़ बच्चों में कितना कम करते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज द मैनिफेस्टेशंस, अगर बच्चे में इन्फेक्शन हो गया है उसको ट्रीट करना, जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे इम्यूनिटी लेवल बहुत कम रहता है। सो होम रेमेडीज़ बच्चों में यूज़ ही नहीं करना है ज़्यादातर। जैसे हानी चटाते हैं तो वो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क जो बात किए है, ओनली मदर मिल्क देना है 6 महीने तक, उसके सिवा तो कुछ नहीं देना है, वो एक चीज़ है। होम रेमेडीज़ में दूसरे इश्यूज़ देखते हैं कि जैसे काउ मिल्क देना शुरू कर देते हैं 6 महीने में, 6 महीने के अंदर ही काउ मिल्क या एनिमल मिल्क शुरू कर देते हैं, उससे भी बेबी का इन्फेक्शंस और वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। सो बेटर टू अवॉइड ऑल होम रेमेडीज़ इन द न्यू बॉर्न्स और वाट एवर द 1 ईयर या 6 मंथ्स के बच्चे हैं, उनमें अवॉइड करें तो अच्छा है। जी। अब बेबी जब लूज स्टूल पास करता है तो कब ये लूज स्टूल्स सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित होते हैं, या कब समझ में आता है कि ये इन्फेक्शियस है एंड यहाँ पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, उस बारे में कुछ बताइए। सो लूज स्टूल इन बेबीज़, कभी भी जैसे लूज स्टूल बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द मदर्स आर कंसर्न एंड गेट देयर पेरेंट्स कम विद द बेबीज टू द ओपी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो भी लूज स्टूल रहता है कोलिक रिफ्लेक्स से ही करते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। जब भी आप फीड करते हैं बेबी मोशन पास करते हैं, फीडिंग कर रहे हैं मोशन पास कर रहे हैं, सो इट कंसिडर्ड एज नॉर्मल, वो चीज़ नॉर्मल है। एंड क्वांटिटी कम है या एवरी फीड से मोशन कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्स, कोलिक रिफ्लेक्स के कारण ही करते हैं। अगर क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, बेबी डिहाइड्रेटेड हो जा रहे हैं, वज़न कम हो रहा है, फीवर आ रहा है, सो ये सब चीज़ जो अगर बेबी को मोशन के साथ हो रहा है देन इट इज़ ए कंसर्न, उसको अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर इन्फेक्शियस डायरिया बोलते हैं, वो इन्फेक्शियस डायरिया में बेबी को फीवर आना है या कंटिन्यूसली मोशन हो रहे हैं या क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ते जा रहा है, फीड सही से नहीं ले रहे हैं, डल है, ये सब साइंस दिख रहे हैं, जब भी आपको ये इन्फेक्शियस डायरिया बोलते हैं। अगर नॉर्मल डायरिया जो चीज़ है, फीडिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा मोशन कर रहे हैं, वो नॉर्मल चीज़ है। अब और एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आती है कि बेबीज़ अक्सर क्या करते हैं कि जब डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है उनकी बॉडी में तो जो यूरिन पासेज होता है वो डिले हो जाता है। यूजुअली 6-7 घंटे तक यूरिन पास नहीं करते हैं, 10 घंटे बीत जाते हैं, 15 घंटे बीत जाते हैं, 24 घंटे तक अगर बेबी यूरिन पास नहीं कर रहा है तो क्या ये एक कंसर्निंग पॉइंट है या ये नॉर्मल है, उस बारे में हमें बताइए। सो यूरिन पासेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब नॉर्मली अगर नॉर्मल बच्चों में या अडल्ट्स में भी जैसे बड़ों में आप कुछ इंटेक नहीं ले रहे हैं, देयर वोंट बी आउटपुट। सो सेम बच्चों में भी जैसे आप इंटेक सही से नहीं दे रहे हैं तो डिहाइड्रेशन जाके यूरिन भी पास नहीं करते हैं। सो इधर क्वेश्चन आएगा कि दिन में कितने बार यूरिन पास करना है बच्चा। सो अगर दिन में पूरा 24 घंटे में यूरिन ही पास नहीं कर रहे हैं या दिन में 1 बार कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं, वो सब आपको देखना है। 24 घंटे में पूरा यूरिन पास नहीं कर रहे हैं तो वेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर 48 आवर्स के अंदर भी अगर टोटल कुछ भी यूरिन नहीं कर रहे हैं देन दैट इज़ ए कंसर्न। सो न्यूबॉर्न्स में तो 24 आवर्स के अंदर यूरिन पास करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर 24 आवर्स के अंदर बाद में पास कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, बट अगर 48 आवर्स तक भी यूरिन पास नहीं कर रहे उसको अपने को जांच करना पड़ेगा। अब जो बच्चे का नाभि का एरिया होता है वहाँ पे अगर रेडनेस या पस का कुछ भी अगर ऐसा लगे तो क्या ये किसी इन्फेक्शन का साइन होता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए आप।
सो रेडनेस, जो भी रेडनेस बोल रहे हैं या इन्फेक्शन है, ये बम्बी के जो अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, बम्बी जो बोलते हैं, सो उसको कितना टच नहीं करे तो उतना अच्छा है। सो लाइक होम रेमेडीज़ जैसे बात हुआ था, उधर कुछ ऑयल डाल के मसाज करना है, या नॉर्मली न्यूबॉर्न में बम्बी 7 days to 14 days बोलते हैं, वो 2 weeks के अंदर बम्बी गिर जाएगा, शेड हो जाता है। सो इट इज़ ए सेल्फ शेडिंग प्रोसेस, वो खुद ही निकल जाएगा। तो उस वहाँ पे कुछ आपको हल्दी या हनी वॉटेवर ऑयल है, ऑयल डाल के मसाज करना है, ये सब नहीं करना है, उससे इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मली रेडनेस होना या रेडनेस हो के पस आना है, दिस आर ऑल साइंस ऑफ इन्फेक्शन। तो सपोज़ इन केस वहाँ से पस आ रहा है, रेडनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अम्बिलिकल सेप्सिस बोलते हैं, बम्बी का इन्फेक्शन कहते हैं। सो उसके लिए तो ट्रीटमेंट कंपलसरी रहेगा। समटाइम्स थोड़ा नॉर्मल पस के ऐसा नहीं आके खाली वाटरी डिस्चार्ज रहता है, थोड़े बच्चों में अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा बोलते हैं, उससे भी आएगा, बट दैट इज़ नॉर्मल थिंग दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड। सो आपको घर में उसको टच नहीं करना है, ज़्यादा मसाजेस नहीं करना है, ऑयल डाल के या हल्दी डाल के मसाज करने से उनको बेबी को ज़्यादा इन्फेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। अब सबसे आखिर में जब पेरेंट्स के इंस्टिंक्ट्स कुछ होते हैं, जब वो देखते हैं कि बेबी को उनके कुछ इन्फेक्शंस हो रहा है, जब वो ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर बेबी, तो वो इंस्टिंक्ट्स के बारे में आप एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे जहाँ पे उन्हें तुरंत रिएक्ट करना चाहिए? या सो दिस आर ऑल, जैसे अभी तक अपन जो बात करे हैं, एक चीज़ था मोस्ट ऑफ द टाइम फीडिंग था, एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी है बुखार के चीज़ बारे में बात कर चुके हैं। सो ये जो भी चीज़ है द वार्निंग साइंस कहते हैं। सो वार्निंग साइंस क्या रहते हैं? एक फीडिंग प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, डल बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटी अच्छा नहीं है, वॉमिटिंग्स थ्रो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहे हैं, और अनरेस्पॉन्सिव है, एंड बेबी का कलर चेंज हो रहे हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन जो चीज़ बात हुई है, ये दीस आर ऑल वार्निंग साइंस। सो ये वार्निंग साइंस आपको देखना है घर में, एंड बेटर टू कंसल्ट ए लोकल पीडियाट्रिशियन। सो घर में जो भी होम रेमेडीज है वो नहीं करना है। बच्चों में इमीडिएट रिस्पांस इम्पॉर्टेंट रहता है, अगर इमीडिएट रिस्पांस नहीं कर रहे तो टाइम पीरियड जो चले जाएगा, उससे उनको ट्रीटमेंट डिले हो रहे तो रिस्पांस आने में मुश्किल हो जाएगा। सो वार्निंग साइंस आपको घर में कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा वो, और जब भी आपको वार्निंग साइंस दिख रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, वो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना पड़ेगा। Thank you so much, sir, for being here with us today and sharing about this informative part with us. Yes. I hope Thank ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव you. साबित होगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। एक न्यूबॉर्न बच्चा छोटा ज़रूर होता है, लेकिन उसकी हर सांस, हर फीडिंग और हर आंसू एक मैसेज होता है। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो इन छोटी छोटी निशानियों को समझे, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा डिले भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। याद रखिए, हर रोना सिर्फ ज़िद नहीं होता, या हर नींद सिर्फ आराम नहीं होती, और हर फीडिंग का पैटर्न नॉर्मल भी नहीं होता। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी हिफाजत होती है यहाँ पे। अगर कभी दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अर्ली एक्शन ही न्यूबॉर्न की सेहत और मुस्तकबिल दोनों को महफूज बना सकता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट हफ्सा खान, और आप देख रहे थे प्रोग्राम हेल्थ और हम। अपना और अपने छोटे फरिश्तों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।